नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट में आपका स्वागत है। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बुधवार को लोकसभा सचिवालय ने बहाल कर दी। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी याचिका की जांच करने के लिए निर्धारित किए जाने के कुछ घंटे पहले किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एचसी द्वारा दोषित पर रोक के बावजूद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल नहीं की। लोकसभा सचिवालय द्वारा 13 जनवरी को जारी एक अधिसूचना के अनुसार फैजल को कवारत्ती में एक सत्र अदालत द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराए जाने की तारीख 11 जनवरी को लोकसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल होने के बाद अब राहुल गांधी मामले में भी आशा की किरण जगी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी मामले में भी मोहम्मद फैजल की तरह सदस्यता बहाल हो सकती है। तो सांसद मोहम्मद फैजल की जो सदस्यता है वो लोकसभा सचिवालय की तरफ से बहाल कर दी गई। आपको बता दें कि फैजल अहमद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि उनकी सदस्यता जानबूझकर सचिवालय की तरफ से कोर्ट के आदेश के बावजूद भी बहाल नहीं की गई, लेकिन इस याचिका पर सुनवाई होती उसके पहले ही लोकसभा सचिवालय की तरफ से मोहम्मद फैजल की सदस्यता जो है वो बहाल कर दी गई। आपको बता दें कि लक्षद्वीप के सांसद को हत्या के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद उनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई थी और मामला कोर्ट में पहुंचा था, जहां पर उनकी सजा पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद फैजल ने अपनी सदस्यता फिर से बहाल करने के लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी। हालांकि याचिका पर सुनवाई होती इससे पहले ही लोकसभा सचिवालय की तरफ से मोहम्मद फैजल की सदस्यता को बहाल कर दिया गया। तो मोहम्मद फैजल जो लक्षद्वीप के सांसद हैं, उनकी सदस्यता जो रद्द की गई थी उसे अब लोकसभा सचिवालय की तरफ से बहाल कर दी गई है। आपको बता दें कि इस बहाली के बाद से राहुल गांधी की सदस्यता के बहाली को लेकर भी अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ऐसी आशा जगी है कि राहुल गांधी की भी सदस्यता बहाल करने की बात जो है अब तेजी से चल रही है। आपको बता दें कि अगर कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी हाई कोर्ट जाते हैं और कोर्ट की तरफ से इस पर रोक लगा दी जाती है तो राहुल गांधी की सदस्यता भी बहाल की जा सकती है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए राजनीतिक विश्लेषक मोहम्मद आमीन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहम्मद आमीन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज़ में। सर, लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता जो है वो बहाल कर दी गई है। नहीं, देखिए ऐसा है कि वो जिनसे क्रिमिनल केस चल रहा था लक्षद्वीप में और वो लोकसभा के मेंबर थे, तो पता ही है कि 2 साल या 2 साल से ऊपर की सजा होती है तो उसकी नंबर की संस्था चली जाती है। उसमें क्या होता है सीधा कि कोर्ट जो है, लेकिन कोई भी संसद का सदस्य हो या असेंबली का हो, दोनों को ही स्पीकर को इन्फॉर्म करना होता है, चाहे वो 1 घंटे की अरेस्ट हो। तो ये जो सजा थी कोर्ट की, वो लेटर आया, लेटर आने के बाद वो स्पीकर को गया। स्पीकर को यह अधिकार क्षेत्र नहीं है, वो जो होता है वो सीधा से वो अपने सेक्रेटरी जनरल को देते हैं और सेक्रेटरी जनरल उसको ले जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पहुंचा देते हैं, तो इसकी एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। लेकिन इनका मामला ये था कि ये चल रहा था लोअर कोर्ट से हुई थी, अभी चला गया था हाई कोर्ट में अपील में, और वो वहां से इसके लिए आए थे। लेकिन ये इससे जब नहीं माना इन्होंने ट्राई भी की थी पार्लियामेंट में जाने के बाद कि हमको जो है ये किया जाए, लेकिन सब पूरी कार्रवाई इनके साथ की गई, ऐसे वैकेंट हो गई थी। जबकि रूल है कि एक साल के अंदर कोई पार्लियामेंट का चुनाव बाई इलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन इसमें जरा जल्दी हो गई थी लगता है मुझे। फिर भी अगर उनको हाईकोर्ट से मिल गया है और ये बात है तो उसमें इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करेगा। जी सर, उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई है लोकसभा सचिवालय की तरफ से। हालांकि वो इसीलिए की गई वहां पे इलेक्शन नहीं होगा क्योंकि उनको ऑलरेडी कोर्ट से इससे मिल गया था और इसके लिए वो लड़ रहे थे काफी दिन से। स्पीकर को मिले, उन्होंने अपने सबमिशन किया
कोर्ट का ऑर्डर ला के दिया तो नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता। तो इसलिए उसको सदस्यता बहाल करनी थी। सदस्यता बहाल हो जाती तो वो इलेक्शन भी नहीं होगा और इनका पूरा अपना अधिकार है मेंबर पार्लियामेंट का जब तक केस चलता रहेगा। जी डॉक्टर मोहम्मद आमीन, आपको क्या लगता है मोहम्मद फैजल की जो सदस्यता बहाल की गई है, इसको लेकर राहुल गांधी मामले में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है? मैंने बताया कि इसमें भी थोड़ा मुझे लगता है ऐसे जल्दी हुई है कि उनको वेट कर लेना चाहिए थोड़ा इलेक्शन कमीशन को कि चिट्ठी जो इश्यू हुई है उसमें क्या पोजीशन थी, किस तरह क्या हुआ। लेकिन हाँ, जब लोकसभा की चिट्ठी चली जाती है तो फिर इनको इलेक्शन कमीशन को भी कार्रवाई करनी पड़ती है। अब मैं इसमें लगता हूँ कि इसमें इनको एक मिसाल मिल गई है, एग्जाम्पल मिल गया है कि इनको अगर इनकी सदस्यता बहाल हो सकती है तो हमारी भी हो सकती है। तो इसलिए ये हो सकता है कोर्ट चले जाए और उनको मिल भी सकती है। उधर एक आजम खान का 3 केसेस थे, एक आजम खान का था, एक यूपी के एमएलए का था, जो मुजफ्फरनगर का एमएलए था उसका भी था। इस तरीके से 2-3 जगह था, एक रामपुर का भी था। लेकिन रामपुर का तो खैर उन्होंने वोटिंग राइट भी छीन ली है आजम खान से, उनकी सदस्यता के साथ साथ में उनका वोटिंग राइट भी चला गया। लेकिन अब ये हो सकता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये शायद राहुल गांधी की इन्हीं की प्री लेंगे फैजल की, और उनके जो वकील हैं वो इस बात को कहेंगे जब हाईकोर्ट केरला हाईकोर्ट में ही होगा ये भी ऑर्डर, मुझे लगता है ये भी वहीं अपील करेंगे जाके, या गुजरात में करेंगे, जो भी हो। डॉक्टर जी डॉक्टर मोहम्मद आमीन, जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर जांच चल रही थी और उसके कुछ ही घंटे पहले लोकसभा सचिवालय की तरफ से उनकी सदस्यता बहाल हो गई, टाइमिंग पर कुछ सवाल नहीं उठते नजर आते? क्योंकि इतने दिनों से डॉक्टर मोहम्मद फैजल जो है वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनकी सदस्यता वापस होनी चाहिए, उनकी जो सजा है उस पर रोक लग गई है हाई कोर्ट की तरफ से। बावजूद उसके जब तक वो न्यायालय जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, वहां जाने की नौबत आती है और जैसे ही याचिका पर जांच की बात चलती है और सचिवालय की तरफ से जो है उनकी सदस्यता बहाल कर दी जाती है। उनको आभास हो गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट लगता है इनको जो है हमें कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस में चल जाए इसमें। तो जब हाई कोर्ट ने दे दिया है, बहाल कर दिया है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट में आना ही था अगर नहीं दे रहे थे, इसको जस्टिफाई कर रहे थे। अब ये तो इनका इंटरनल मामला है, देखिए क्या है उस स्तर पे तो मैं नहीं कह सकता हूँ अंदर क्या हुआ पार्लियामेंट में, किस तरह से प्रोसीडिंग चली, किस तरह से कहा गया, किस तरह से प्ली ली गई। अब ये तो बाद में पता चलेगा कि किस आधार पे उनको मिला है। जब आप लोग फैजल साहब को लाएंगे मीडिया में, उनसे पूछेंगे कैसे और क्या कैसे हुआ। जी डॉक्टर मोहम्मद आमीन, राहुल गांधी मामले में भी ऐसा ही कुछ देखने की बात मिल सकती है, या फिर ऐसा लगता है कि जो अगर राहुल गांधी कोर्ट जाते हैं तो और उनके सजा जो उन्हें मिली है मानहानि मामले में, अगर उस पर स्टे लगता है, कोर्ट की तरफ से रोक लगती है, तो राहुल गांधी के मामले में भी लोकसभा सचिवालय इस तरीके का निर्णय ले सकता है? क्यों नहीं देगा? अगर ये रोक लगती है तो उनको लेना ही पड़ेगा। जैसे इन्होंने अपनी पोस्ट वैकेंट कर दी, रिक्त कर दी, तो उनको भी लेना पड़ेगा। ये तो एक मिसाल पैदा हो गई ना, एक एग्जाम्पल पैदा हो गया। तो हमेशा जो वकील भी या जो भी देता है एग्जाम्पल भी, साहब उनके साथ ऐसा हुआ था तो ऐसा हमारे साथ भी फैसला होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही लोकसभा के मेंबर हैं, दोनों ही साउथ से हैं। जब लक्षद्वीप का हो सकता है, उनकी ज्यादा सजा थी, उनकी तो कम है, 2 साल की है। जी डॉक्टर मोहम्मद आमीन, राहुल गांधी को जिस तरीके से मानहानि के इस मामले में 2 साल का सजा हुआ, अभी एडीआर की रिपोर्ट जो आई थी उसके हिसाब से हर दूसरे तीसरे सांसद पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, हत्या, अपहरण और दुष्कर्म जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। ऐसे लोग जो हैं वो सीएम बने बैठे हैं, कोई सांसद है, कोई मंत्रालय में है, 24 मंत्री भी ऐसे लिस्ट में शामिल हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए? सभी राजनीतिक सुप्रीम कोर्ट ने मैडम डायरेक्शन दिए हुए हैं जी कि जितनी और इलेक्शन कमीशन की कंसर्न है उसमें भी जितनी जस्टिस की एमपी और एमएलए कोर्ट बनाई गई है, वहाँ पे इनके ट्रायल करते हैं जी, और वहाँ पे जल्दी से जल्दी के मुकदमे हल किए जाते हैं। जी जी डॉक्टर मोहम्मद आमीन, मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार की तरफ से ऐसे ठोस कदम नहीं उठाने चाहिए, ऐसे नियम कानून नहीं बनाने चाहिए। अगर एक छोटे से मानहानि के मामले में एक बड़े नेता को 2 साल की सजा होती है और दूसरे ही मामलों में मामले जो है वो 20-20 साल से लटक रहे हैं जो मंत्री और नेता हैं, तो ऐसे मंत्री नेताओं, जो लोग भी चुनाव प्रक्रिया में शामिल होते हैं या फिर जो लोग मंत्री पद हासिल करते हैं, ऐसे लोगों पर अगर कोई केस है तो उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं चलाना चाहिए, ताकि वो जनप्रतिनिधि हैं।
एमपी एमएलए कोर्ट जो है इसीलिए सरफेस बनाई गई है और उसी पर ट्रायल हुआ है। देखिए अभी अतीक अहमद का भी ट्रायल एमपी एमएलए कोर्ट में हुआ है। इस तरीके से जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं इनके जल्दी से जल्दी केसेस सॉल्व किए जाए, ये हमारा इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टिव्स है और उनका कहना भी यही है। और उसके साथ में ऊपर से डायरेक्शन आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के कि जल्दी से जल्दी इन क्रिमिनल्स के जो भी केसेस हैं उनको हल किया जाए और इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि सरकार में वही लोग बैठे ज्यादा। जी नेताओं को टिकट जो है वो सभी पार्टियों की तरफ से दिया जाता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। खुद संज्ञान में ऐसी पार्टियां क्यों नहीं लेती हैं? जिन भी लोगों के ऊपर संगीन आरोप हैं उन्हें टिकट देते समय पार्टियां अपने कुछ नियम कानून क्यों नहीं बनाती हैं? भाई ये तो अब स्थिति ऐसी आ गई है कि हर एक पार्टी को अपने कायदे कानून बनाने होंगे और ईमानदार मेंबर पार्लियामेंट को लाना होगा, एमएलए को लाना होगा जिनसे ईमानदार सरकार बन सके। मैं समझता हूँ कि मोदी जी की सरकार है वो इस मामले में कार्यरत है और शीघ्र से शीघ्र इसमें निर्णय लिए जाएंगे और अपने आने वाले मेंबर पार्लियामेंट जो होंगे तो मुझे समझता है अच्छी छवि के चुने जाएंगे, मुझे लगता है, और अच्छे लोगों को टिकट देगी। हर पार्टी कोशिश ही करेगी, क्यों? क्योंकि अगर कन्विक्ट हो जाते हैं तो फिर उनकी सदस्यता चली जाती है और ये सरकार के ऊपर और डबल बर्डन हो जाता है। इसलिए मैंने मानना यही है कि हर पार्टी को इस बारे में विचार करना होगा और अपने लिस्ट से वक्त उनकी क्रिमिनल रिकॉर्ड देखने होंगे, ये कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तभी अच्छी तरीके के लोग मेंबर पार्लियामेंट और असेंबली के मेंबर बन सकते हैं। जी डॉक्टर मोहम्मद आमीन, जिस तरीके से मोहम्मद फैजल ने हाई कोर्ट का रुख किया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने याचिका लगाई अपनी सदस्यता बहाल करने के लिए, राहुल गांधी मामले में इतनी लेट लतीफी क्यों की जा रही है? क्या कांग्रेस जो है इस मुद्दे को भुनाना चाहती है या जो सिंपैथी वो पाने की कोशिश कर रही है उसकी वजह से ऐसी लेट लतीफी की जा रही है राहुल गांधी मामले में? ये मैडम ये इंटरनल मामला है उनका, कांग्रेस का। वो अपनी सिंपैथी लेना चाहते हैं, सिंपैथी वोट घसीटना चाहते हैं। अभी कर्नाटक का इलेक्शन आ गया, इसके बाद 8-9 स्टेट के और इलेक्शन होने हैं, तो इस तरह से वो चाहते हैं कि हम ना जाए जल्दी, में उनको जाना चाहिए था। अगर नहीं जाते, कई बार बीजेपी के प्रवक्ता भी कह चुके हैं, सभी लोगों ने कहा है कि इनको जाना चाहिए। अगर कोर्ट से इनको इंजस्टिस लग रहा है कि नहीं मिला है नीचे लेवल पे, इनको इस दूसरे कोर्ट में, सेशन कोर्ट में जाना चाहिए, हाई कोर्ट में जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। जबकि इनके प्रवक्ता जो थे, इससे पहले जब एयरपोर्ट पे उनको डिटेन किया गया तो वो 15 मिनट के अंदर सुप्रीम कोर्ट से इसके ले आए थे। तो इस तरीके से बातें हैं। इंटरनल क्या पॉलिटिक्स के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, अपने हर मुद्दा, हर पार्टी अपने को गरमाना चाहती है और आने वाले 24 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए, यानी मैं तो यही कहूँगा कि ये एक बहाना है और आने वाला जो पार्लियामेंट का 24 का चुनाव है वो एक निशाना है। जी इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोहम्मद आमीन आर्या न्यूज से जुड़ने के लिए और अपना पक्ष अपनी बात रखने के लिए। तो लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता जो है लोकसभा सचिवालय की तरफ से जो उन पर रोक लगी थी, रद्द किया गया था, उसे फिर से बहाल कर दिया गया है उनकी सदस्यता को। आपको बता दें कि इससे पहले मोहम्मद फैजल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी बहाली को लेकर याचिका दाखिल की थी और उस याचिका पर सुनवाई और जांच हो उसके कुछ घंटे पहले लोकसभा की तरफ से उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई। वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर प्रदेश का विशाल भव्य शोभा यात्रा 30 मार्च को मिर्जापुर नगर में निकलेगा। मंगलवार को शोभा यात्रा के पूर्व नगर में दुर्गा सेना स्कूटी से जन जागरण यात्रा निकाली जाएगी। सिर पर भगवा पगड़ी धारण कर रामकाज में निकली महिलाओं ने धर्म ध्वजा फहराते हुए नगर के अलग अलग मार्गों से भ्रमण किया। नारी शक्ति दुर्गा सेना के जय घोष पर लोगों ने आराध्य श्री राम को नमन वंदना किया। महिला प्रभारी शिखा अग्रवाल ने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम श्री राम का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 30 मार्च को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें सभी के आराध्य भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर आयोजित शोभा यात्रा में शामिल होने को निमंत्रण देने के लिए निकले हैं लोग। भव्य शोभा यात्रा में शामिल होकर इसका स्वरूप भव्य बनाएं।
तो मिर्जापुर में भव्य शोभा यात्रा भगवान राम के जन्मोत्सव के अवसर पर निकाली जाएगी। उसके पहले जन जागरण यात्रा दुर्गा सेना की तरफ से निकाली गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से महिलाएं सर पर साफा बांधकर लोगों को भव्य शोभा यात्रा में श्री राम जन्मोत्सव के निमंत्रण देने के लिए निकली हुई हैं। भगवा ध्वजा फहराते हुए महिलाएं मिर्जापुर के अलग अलग गलियारे से निकलकर लोगों को श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण देती नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें मिर्जापुर से हैं, जहां पर जन जागरण यात्रा जो है वो दुर्गा सेना की तरफ से निकाली गई है। महिलाएं सर पर साफा बांधे स्कूटी के जरिए शोभा यात्रा निकालती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि श्री राम जन्मोत्सव को लेकर 30 मार्च को भव्य शोभा यात्रा जो है वो मिर्जापुर में निकाली जाएगी। इसको लेकर महिलाएं जो है जन जागरण यात्रा निकाल रही हैं और लोगों को शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण देने के लिए महिलाएं स्कूटी से जन जागरण यात्रा निकाल रही हैं। हाथों में भगवा झंडा लिए, सर पर भगवा शाफा बांधे महिलाएं नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगते नजर आए। लोग भगवान राम के जयकारे लगाते हुए नजर आए। तो रामनवमी की विशेष पूजा अर्चना की तैयारियां जो है वो मिर्जापुर में जोरों शोरों से चल रही हैं। मिर्जापुर में हर तरफ राम की धूम मच रही है। 30 तारीख को भव्य शोभा यात्रा श्री राम जन्मोत्सव के मौके पर मिर्जापुर में निकाला जाएगा। इससे पहले दुर्गा सेना की तरफ से जन जागरण यात्रा निकाली गई है। लोगों को श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए महिलाएं निमंत्रण दे रही हैं। मिर्जापुर के गली गली में जाकर स्कूटी के जरिए जन जागरण यात्रा निकाली जा रही है और भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर आयोजित होने वाली भव्य शोभा यात्रा में शामिल होने का लोगों को निमंत्रण दे रही हैं। सर पर साफा बांधे, हाथों में भगवा पताका लिए महिलाओं की ये जो सेना है वो स्कूटी पर सवार होकर जन जागरण यात्रा निकाल रही है। इस दौरान श्री राम के नारे लग रहे हैं। लोग इनकी जन जागरण यात्रा का स्वागत करते जगह जगह नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें मिर्जापुर की हैं, जहां पर महिलाएं सर पर साफा बांधे हाथों में भगवा पताका लिए नजर आ रही हैं। ये दृश्य जो है वो जन जागरण यात्रा की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संतोष गुप्ता मिर्जापुर से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, जन जागरण यात्रा दुर्गा सेना की तरफ से निकाली गई, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? हल्का मिर्जापुर में लगभग जो है ये 10 वर्षों से रामनवमी बहुत बृहद रूप से मनाया जा रहा है। जब पार्टी सरकार में नहीं थी और जो है विपक्ष में थी, तब से जो है ये प्रदर्शन बहुत तेजी से मिर्जापुर के लोगों के बीच में अपना स्थान बनाने के लिए हिंदूवादी संगठन भारतीय जनता पार्टी का वोट बनाने के लिए, उसको सरकार बनाने के लिए तमाम प्रकार के हथकंडे को अपनाते हुए ये रामनवमी का जो बहुत बड़ा पर्व जो है मनाया जा रहा था और लगभग 10 वर्षों से 1 लाख से ज्यादा लोग इसमें शामिल होते रहे हैं। हाथों में शस्त्र लिए जो है जय श्री राम का घोष लगाते हुए ये जयकारा करते हुए जुलूस निकाला करते थे। प्रशासन की बहुत बड़ी टीम जो इसकी सुरक्षा व्यवस्था में लगा रहती थी, लेकिन जब आज 2 सत्रों से सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में चल रही है, केंद्र में चल रही है, तो रामलला को मंदिर निर्माण को लेकर फिर यह और बड़ा जन सैलाब बना। जन जागरण यात्रा के माध्यम से पहले दिन ये 3 दिवसीय जुलूस निकाला जाता है भगवान रामलला जन्म उत्सव मनाने के लिए। पहले दिन जो है युवा टोली निकलती है, जो दूसरे दिन जो है भवानी दुर्गा टोली निकलती है और 30 तारीख को यानी कल जो है रामनवमी के रूप में पूरा जनमानस मिर्जापुर का हिंदू अगर परिवार है तो उसके घर से जच्चा बच्चा सारे लोग निकल के जो है इस जुलूस में शामिल होंगे और यह संख्या लगभग 1 लाख से ज्यादा होगी।
जी। और इसी कड़ी में जो आज दुर्गा सेना निकाली गई है, दुर्गा सेना में लगभग जितने भी महिलाएं हैं वो स्कूटी पर सवार होकर घर घर चौराहे चौराहे पर खड़ी होकर महिलाओं को जागृत करके कि रामलला के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में आपको बृहद रूप से शामिल होना है, इस प्रकार का प्रचार प्रसार करने के लिए इस प्रकार के आयोजन किए गए हैं। संतोष, शोभा यात्रा निकाली जाएगी, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं मिर्जापुर में? मिर्जापुर देखिए, धार्मिक तथ्य अगर देखा जाए, धार्मिक जुड़ाव देखा जाए तो यहाँ पर अति प्राचीन अनादिकाल से जो है विंध्याचल बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, शक्तिपीठ है। यहाँ पर 10 दिन तक तो प्रशासन जो है एकदम व्यस्त रहती है विंध्याचल मंदिर की सिक्योरिटी व्यवस्था को लेकर, बल्कि गैर जनपदों से पुलिस की व्यवस्था मंगाई जाती है, की जाती है। लेकिन रामलला जो जुलूस निकल रहा है भगवान राम के जन्मोत्सव को लेकर, इसके लिए थाना शहर कोतवाली, कटरा कोतवाली की टीम चौराहे चौराहे पर प्लाटून पीएससी लगाकर व्यवस्था लेकर उनको पीस कमेटी के माध्यम से बैठक करके उनको इस बार हिदायत दिया गया है कि आप राम जन्म उत्सव मनाएंगे, लेकिन हाथ में तलवार, बल्लम, गड़ासा या कोई अस्त्र शस्त्र लेकर आप जुलूस में शामिल नहीं होंगे। आप सिर्फ और सिर्फ भगवाधारी पहन सकते हैं, जय घोष कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी अवैधानिक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे सामाजिक वातावरण प्रदूषित हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो रामनवमी की विशेष पूजा को लेकर मिर्जापुर में 30 तारीख को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन उसके पहले दुर्गा सेना की तरफ से शोभा यात्रा में लोगों को निमंत्रण देने के लिए जन जागरण यात्रा स्कूटी के जरिए निकाली गई और तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं कर्नाटक में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। कर्नाटक में एक चरण में ही चुनाव होंगे। कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 25 मई को खत्म हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि कर्नाटक की मतदाता सूची में 19 लाख वोटर जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराना हमारा लक्ष्य है। कर्नाटक में इस बार 58,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। आपको बता दें कि पहली बार 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 12 मई को हुए थे। इसके परिणाम 3 दिन के बाद यानी 15 मई को घोषित हुए थे। पिछली बार बीजेपी ने 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। वहीं इस बार बीजेपी सत्ता में काबिज रहना चाहेगी। कर्नाटक में कुल 224 सीटें हैं, जहां पर पूर्ण बहुमत के लिए लगभग 213 सीटों पर जीत हासिल करनी जरूरी है। कर्नाटक में मौजूदा समय में कुल 5 करोड़ 22 लाख वोटर हैं। So I've just wanted to tell you, and youth participation in the electoral process, as you know, brings in the required energy and rhythm, yielding to a more vibrant and argumentative electoral process, participative electoral process, which is again a very healthy sign for the democracy. And as our National Voters Day theme was, there is nothing like voting. So this is what we are popularizing amongst the youth, and through you also requesting that when we have taken so much of effort to make them voters, let them also respond by coming to the polling stations on the date which we'll announce now. Coming to the particularly vulnerable are again a human face and an inclusive agenda for the electoral rolls. The purity and the inclusiveness and the health of electoral rolls is one of the focus of the Commission, more so this year. So there are 2 PVTGs in Karnataka, Jhenukurba and Koraga tribes. And the total population is 46,852 and 18 plus is 30,507. And you would be happy to know that we have been able to enroll 100%. Primitive, these 2 PVTGs.
और इनके लिए 40 एथनिक बूथ भी हम बना रहे हैं, ताकि वो अपने वैल्यू में, अपने तरीके से they feel happy participating in our elections. Similarly, for transgenders, total transgenders in the state as per the records of the department concerned is 42,756, and we have been able to enroll through our outreach in our process 41,312, which is again almost complete. कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को इलेक्टोरल रोल में एज ट्रांसजेंडर मार्क नहीं कराना चाहते। हमारी उनसे अपील है कि अगर ऐसे कुछ लोग छूट गए तो जिस फॉर्म में, जिस सेंसिटिविटीज के साथ वो अपने आप को अटैच मार्क कराना चाहते हैं, हम। और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज में आपका। कर्नाटक में चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 10 मई को चुनाव होने वाले हैं, 13 मई को रिजल्ट आएगा। कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति क्या है? आप खुद को कहां पाते हैं कर्नाटक में इस बार चुनाव को लेकर? अलका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और जहां तक आपने कहा कि कर्नाटका के अंदर हम कहां पा रहे हैं, देखिए हमारी सरकार अभी वहां पे है जी। डबल इंजन की जो सरकार वहां पर जो विकास कर रहा है उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ किसी का वहां मुकाबला नहीं है जी। क्योंकि आप पिछले कई वर्षों से आप देख रहे होंगे कि ये तमाम जगह पर ये सारे जो भ्रष्टाचारी हैं जो एक जगह होने का प्रयास कभी कभी करते हैं जी। और फिर जो है विधानसभा आते ही एक दूसरे को गाली देना शुरू कर देते हैं जी। तो जनता को सब मालूम है, जनता को सब कुछ पता है जी कि देश का विकास और प्रदेश का विकास कौन करेगा। तो डबल इंजन की सरकार जो है वो आगे बढ़ रहा है, इस देश को आगे ले जा रहा है, प्रदेश को आगे ले जा रहा है। प्रदेश के अंदर तमाम जगह पर विकास का काम हो रहा है। और जहां तक बात रहा कांग्रेस का, तो आप देख लीजिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार जी किस प्रकार से गरीब लोगों के ऊपर नोट बरसा रहे हैं, उनका अपमान करने का काम कर रहे हैं जी। तो जनता जो है सब कुछ देख रहा है और आने वाला टाइम में जो आपको कर्नाटका के अंदर जो है डबल इंजन की सरकार जो है बनने के लिए जा रहा है। हमारे साथ किसी का मुकाबला नहीं है क्योंकि देखिए जेडीएस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये तमाम दल जो है एक दूसरे को गाली देते हैं और जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। तो जनता जो आप इतना बेवकूफ नहीं है, जनता सब कुछ समझ रहा है। जनता को विकास चाहिए, जनता को देश का नाम चाहिए, जनता को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश चाहिए, जनता को युवाओं को रोजगार चाहिए। तो जनता अब सब कुछ देख रहा है, जनता आगे बढ़ना चाह रही है। अलका जी। सुरेंद्र जी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी में ही कुछ ठीक नहीं है। जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष हैं और येदियुरप्पा और बोम्मई के बीच में ही चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। कांग्रेस से तो आप बाद में निपटेंगे, आपकी अपनी ही पार्टी में लोगों में सामंजस्य नहीं है। हर कोई सीएम बनना चाहता है, कोई सीएम पद से हटा है तो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। येदियुरप्पा जी का हल नहीं निकाल पाए आप लोग उन्हें सीएम पद से हटाने के बाद। देखिए तो आपकी पार्टी में ही चुनौतियां हैं कई। अलका जी, मैं कह रहा हूँ ना, कर्नाटक के अंदर हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। और आपको कल देखा होगा जिस प्रकार से कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल जिस प्रकार से भाषण अपना दिया जी, सबने चलाया जी। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधाराएं हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है, जो आंदोलन है, जो व्यवस्थाएं हैं जी, आज आप ये कह सकते हैं कि हमारे दल के अंदर खास करके कोई किसी से कोई मतभेद नहीं जी, कोई छोटा बड़ा नहीं है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कर्नाटका हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पंजाब हो, चाहे ये तमाम जगह पे आप देख लेंगे भारतीय जनता पार्टी का जो मंडल अध्यक्ष भी है ना जी, अगर उसको जिम्मेदारी दे दिया जाए तो निष्ठा से
देश को आगे बढ़ने के लिए, देश का विकास के लिए वो काम करने के लिए जाना जाता है। जी पद के लिए और खुद के स्वार्थी के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक भी नहीं मिलेगा। जी ये तो तमाम वो दल है जो आरोप लगाते हैं, जो खुद के स्वार्थी के लिए और जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह के आरोप लगाते हैं। सुरेंद्र सिंह जी, लेकिन कर्नाटक की जनता आपको वोट क्यों देगी? राहुल गांधी का आरोप है कि आप लोगों ने रोजगार के लिए कुछ किया ही नहीं है। कर्नाटक के युवा जो है आप लोगों को खत लिखते हैं, प्रधानमंत्री को खत लिखते हैं रोजगार के लिए, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आता है। तो आपने ऐसे कौन से काम कर दिए हैं जो कर्नाटक को की जनता जो है आपको वोट देगी? अलका जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, 2018 में चुनाव हुआ जी और 104 सीट के साथ हम सबसे बड़े दल में वहाँ हुए आए, जी लेकिन हमारी सरकार जो है उस टाइम हम नहीं बन पाया। लेकिन जी। कुछ ही दिनों में जब ये गठबंधन की सरकार जब वहाँ हेराफेरी करने लगा, भ्रष्टाचारी करने लगा, आप खुद देखिए वहाँ पर सरकारी सत्ता पलट गया। जी अब आप ये लोग आरोप लगाते हैं कि आप लोगों ने खरीद फरोख्त किया। अरे जब जनता का विकास नहीं होगा, प्रदेश का विकास नहीं होगा, तो जो विधायक चुन के आता है उनको जनता को जवाब देना पड़ता है। जी आज मैं आपको एक चीज कह सकता हूँ, गुजरात के अंदर जिस प्रकार से पूरे देश में कहता था कि गुजरात मॉडल हमको चाहिए, जी नरेंद्र मोदी जी का मॉडल चाहिए हमको, जी लेकिन आप धीरे धीरे देखिए परिवर्तन हो रहा है। जी आज लोग ये कह रहे हैं कि हमको उत्तर प्रदेश जैसा विकास चाहिए, उत्तर प्रदेश जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। जी आपको आने वाला टाइम में आप देखेंगे कि पूरा देश जो है आपको अलग तरीका से देखेगा, विकास के रास्ते आपको देखेगा, रोजगार जो है वहां पर आपको बढ़ता हुआ देखेगा जी और खास करके कानून व्यवस्था आपको ठीक मिलेगा। और जो ये भ्रष्टाचारी जो ये सब चोर मसेरे भाई जो एक साथ हो जाते हैं, 2024 की प्लानिंग कर रहे हैं और 2023 में एक दूसरे को गाली देंगे अभी, तो वही जनता जो है उनको 2024 में भी सबक सिखाएंगे, 23 के बाद 24 में भी सबक सिखाएंगे। जी क्योंकि जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते, जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। जी हमारा तो नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ आगे बढ़ने का। हमारा सुरेश जन कल्याण योजनाएं जो है जमीनी स्तर तक पहुंचने लगा है। जी आप देखेंगे कि जो हमारी योजनाएं हैं वो हर गरीब व्यक्ति तक पहुंच रहा है, चाहे वो जन धन योजना हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, ये तमाम योजनाएं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जी और इन लोगों के पास अभी से पूछिए हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता से, चाहे विपक्ष के जितने भी प्रवक्ता आपके पहले मित्र अभी हैं, इनसे आप पूछिए आपके पास क्या मुद्दा है, आप जनता के बीच में क्या लेके आप जाना चाह रहे हो, आपके पास कौन सी सिस्टम है जो लेके जाना आप चाह रहे हो। एक तरफ राहुल गांधी अभी खुद भ्रष्टाचारी मित्र थे और गाली देना भूल गए, अभी खुद उनकी सांसद पद चली गई, जी तो जनता के बीच में क्या लेके जाए। लेकिन बीजेपी वाले क्या, कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया है। देखिए अब कानून व्यवस्था जो है, जो अदालत है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जी वो तो सबके लिए है, जी हम तो भरोसा कर रहे हैं। जी अब देखिए ये लोग आरोप लगाते हैं कि एटीएम मशीन जो है ऐसा हो जाता वैसा हो जाता है। जी अब ये हिमाचल जीत लिए तो चुनाव आयोग सही था, एटीएम मशीन सही था, जी और दूसरे प्रदेश हार गए तो वहाँ मशीन खराब हो गया, मशीन में हेराफेरी हो गई, ये दोहरी चरित्र जो है नहीं चलेगा ना। जी आप एक तरफ कहेंगे कि हिमाचल सही था, आम आदमी पार्टी का ये पंजाब दिल्ली सही थी, और दूसरा प्रदेश खराब था। जी तो अगर खराब होगा तो सबके लिए होगा, सब जगह के लिए, किसी एक जगह के लिए तो होगा नहीं पर्टिकुलर। जी तो हमारा विकास का रास्ता है, हम जनता के बीच में रहते हैं और हमेशा जनता के बीच में रहकर जनता का विकास करने का काम करेंगे। जी सुरेंद्र सिंह जी, ऐसा माना जा रहा है कि हिंदुत्व बीजेपी का हार्डकोर है, बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर भी कर्नाटक में वोट पड़ते हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जितनी भी हिंदू संगठन है वो आप लोगों से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में जो हिंदू संगठनों के नेताओं की हत्याएं हुई हैं उस पर जो सरकार का रवैया है उसको लेकर जो है तमाम
बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जो हैं नाखुश नजर आ रहे हैं सरकार से। अलका तो जी आपको इस देखिए, मुद्दे पर भी चुनौती है आपके सामने? देखिए अलका जी, मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। जहां तक आपने कहा हिंदू संगठन की बात, जी हमने भगवान राम के जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर बनवा रहे हैं, काशी बाबा विश्वनाथ की कॉरिडोर बना, उज्जैन में कॉरिडोर बना। ये तमाम वो चीज बनाने के बाद अगर आपको लगता है कि हिंदू संगठन जो है हमसे नाराज है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपको ये कह रहा है या जो आपको ये सर्वे करके दिया है, वो आपको सुरेंद्र सिंह जी, सिर्फ मंदिर बनाने से काम थोड़ी चलेगा। आपको तो जिन हिंदुओं की सुरक्षा की बात करते हैं, जिनके अधिकार की बात करते हैं, उन्हें सुरक्षा भी तो देनी होगी। बंगाल में अगर मारे जाते हैं बीजेपी के नेता, हिंदू संगठन के लोग मारे जाते हैं, तो आप लोग ममता बनर्जी को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं, कहते हैं कि वहां अराजकता है, वहां पे सुरक्षित नहीं है हिंदू। लेकिन अगर कर्नाटक में मारे जाते हैं हिंदू धर्म संगठन के जुड़े हुए कार्यकर्ता, तब आप लोग कुछ बोलते नहीं, कोई एक्शन नहीं लेते, तो लोगों में नाराजगी नहीं होगी? अलका जी, ये आप कहाँ से ये रिपोर्ट लेकर आए हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा कहीं भी कर्नाटक के अंदर नहीं है जी। हमारे जो हिंदू समाज है जी क्योंकि हम जाति को बांटने का बात नहीं कर रहे हैं, जी लेकिन खासकर जो हमारे ऊपर आरोप लगता है हमेशा जी कि हिंदू की बात करते हैं, मुस्लिम की बात करते हैं। जी आज देख लीजिए केंद्र सरकार की जो जितनी भी योजनाएं हैं, जी क्या हम जो योजनाएं दे रहे हैं वो हम किसी जात या किसी धर्म को पूछ के नहीं दे रहे हैं। और जहां तक बात रहा हिंदू की, जी तो हिंदू को पता है जी इस देश का विकास और हिंदू का अगर सपोर्ट कोई कर सकता है तो वो जी। भारतीय जनता पार्टी कर सकता है। जी इसके अलावा जो है कोई भी दल हिंदू के बारे में बात नहीं करता, बल्कि इच्छाधारी हिंदू बन जाते हैं चुनाव के टाइम में। जी अभी आप देखेंगे कर्नाटक के अंदर तमाम जगह जो हम मंदिर में वो लोग जाने मानते थे जो कभी वास्ता नहीं रखना था मंदिर से, जी और वो लोग आज जाके कर्नाटक के अंदर जो मंदिर में जाके माथा टेकेंगे, इच्छाधारी हिंदू बनेंगे और जनता को गुमराह करने का काम करेंगे। जी लेकिन आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको देश का विकास चाहिए, जी सबको प्रदेश का विकास चाहिए। तो हमारा मिशन ही विकास है। हमारा तो मेन मिशन है कि इस तरह शहर आज डेवलप कर रहा है, जी उसी प्रकार से ग्रामीण इलाका भी शहर के तरह डेवलप करे। जी ये तमाम योजनाएं जो है ग्रामीण इलाका तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता करेगा, और हमारी सरकार जो है हर एक चीज को आगे लेके बढ़ने का काम करना है। सुरेंद्र तो सिंह मैं जी, आपको विश्वास दिलाता हूँ और कर्नाटक के जनता को आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिला रहा हूँ कि कर्नाटक का विकास जो है डबल इंजन की जो सरकार है, जी जो आपने 2018 में जनादेश आपने दिया था, जो आशीर्वाद दिया था, उसी आशीर्वाद के साथ 2023 में भी आपका आशीर्वाद का उम्मीद रखता हूँ, जी। और प्रदेश के विकास के लिए आप आशीर्वाद अवश्य देंगे, और आपके विश्वास पे खड़ा उतरने का काम भारतीय जनता पार्टी करता है और आगे करते रहेगी। सुरेंद्र सिंह जी, आपके हिसाब से इस बार कर्नाटक के चुनाव में कौन से मुद्दे अहम रहने वाले हैं? इलेक्शन में जनता किस मुद्दे पर वोट देगी? अगर आपके पार्टी को वोट जनता देती है तो किन मुद्दों पर देगी? क्या फायदे मिले हैं कर्नाटक की जनता को? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के अंदर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा था, जी उनको रोकने में हम लोगों ने कामयाब हासिल किया। जी आपको याद होगा जब ये कांग्रेस और जेडीएस की सरकार जब वहां होता था तो 60 से 70% कमीशन लेके काम करते थे। अभी 1 रुपया केंद्र का जाता था तो वहां 20 से 25 रुपया ही क्षेत्र में लगते थे। लेकिन आज मैं कह सकता हूं आपको कि अगर 100 रुपया जा रहा है तो वो 100 का 100 रुपया वहां कर्नाटक के विकास के लिए लगा।
आपने अभी देखा हम कुछ दिन पहले किस प्रकार से रोड, हाईवे, ये तमाम चीज जो है वहां बना है। और आगे भी डबल इंजन की सरकार जो है कर्नाटक का एक एक ग्रामीण इलाका से लेकर शहर तक विकास करने का काम हमारी सरकार किया है और आगे भी करते हम रहे। तो मुद्दा कोई बड़ा नहीं है, हमारा मेन मुद्दा है कि जनता का जो है विकास और जनता की जुड़ाव जो है सरकार के साथ किस प्रकार से हो। जी सुरेंद्र सिंह जी, राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 20 दिन कर्नाटक में रहे थे, 7 लोकसभा सीटों में उन्होंने भ्रमण किया था। तो आप कितनी चुनौती मानते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने कर्नाटक में काफी मेहनत की और वो अभी थोड़े दिन पहले भी कर्नाटक में गए थे और उन्होंने रोजगार का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक के युवाओं की आवाज जो है सरकार नहीं सुन रही है। तो कितनी चुनौतीपूर्ण है आपके लिए कांग्रेस इस बार के विधानसभा चुनाव में? आप इस बात से मना नहीं कर सकते क्योंकि सेकंड पार्टी बड़ी रही है 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो सेकंड पार्टी नहीं है और नहीं रहेगी जी, जैसे आपने कहा कि बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, ये तमाम चीज उन्होंने उठाया जी। अब आप देखिए 20 दिन रहे या वो 50 दिन जाके कर्नाटक के अंदर रहे, लेकिन जो आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है उनको कौन सुन रहा है? या हमको बताइए राहुल गांधी। आज क्या युवा उनके साथ है क्या? या कौन सी ऐसी जनता है जो उनके साथ, जो भ्रष्टाचार में खुद लिप्त हो? हमने तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा दिया। इस देश के अंदर अगर वो भारतीय जनता पार्टी का भी कोई मंत्री हो, विधायक हो, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, ठीक है सुरेश जी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कर्नाटक की जनता के दिल में क्या है, आप हैं या कांग्रेस है या फिर कोई और। बहुत बहुत धन्यवाद आर्या न्यूज से जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और इस खबर पर चर्चा के लिए विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। कर्नाटक में चुनाव का ऐलान हो चुका है। 10 मई को कर्नाटक में एक ही चरण में चुनाव होंगे, 13 मई को रिजल्ट आएगा। कर्नाटक की सियासत को आप चुनावी नजर से किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कोई भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, जी पंचायत के चुनाव हो, जी हर एक चुनाव की अपनी अहमियत होती है। जी यही खूबसूरती है लोकतंत्र की, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। जनता को जब मौका मिलता है जी कि अपने मन मुताबिक अपने नुमाइंदे चुने, उनका चयन करें, तो तभी बात बनती है। क्योंकि ये आप कोई ये कम समय नहीं होता कि अगर 5 वर्ष मिलते हैं नेताओं को कि आप अच्छा प्रदर्शन करें, आप जो एक आम आदमी ने आप पे भरोसा जताया है तो उनके सपनों को पूरा करें, उनकी उम्मीदों पे खरे उतरें। तो ये चयन जो एक आम आदमी करता है बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और लोकतंत्र के महापर्व में हर एक को अपने घर से निकलकर अपना बेशकीमती वोट डालने जाना चाहिए। और जहां तक कर्नाटक के चुनाव की बात है, 224 सीटें हैं और ये कहना कि पार्टी की टक्कर नहीं होगी तो ये मुझे लगता है गलत है। क्योंकि यहाँ पर चुनावी मैदान में दोनों हैं, कांग्रेस भाजपा। और जेडीएस की बात करें तो वो किंग मेकर की भूमिका में उभरेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। विपिन शर्मा जी, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी, ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के खुद के खेमे में ही एकजुटता नजर नहीं आ रही है। कई धड़े बटे हुए हैं, बोमई की बात हो, चाहे फिर वीएस येदियुरप्पा जिन्हें अपने पद से इस्तीफा दिया गया और अब ऐसा कहा जा रहा है कि वीएस येदियुरप्पा एक तरीके से अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। वही तरह दूसरी तरफ बीएल संतोष जो है भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, उनका एक अलग गुट है। तो कहीं ना कहीं कर्नाटक में जो गुटबाजी बीजेपी के अंदर चल रही है, विधानसभा चुनाव में इससे नुकसान नहीं हो सकता बीजेपी को? क्योंकि येदियुरप्पा पहले भी 2013 के चुनाव में भी उन्होंने बागी रुख अख्तियार किया था और जिसका खामियाजा जो है वो बीजेपी को भुगतना पड़ा था। कोई दो राय नहीं है, मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखूंगा। क्योंकि आपने अभी जिक्र करा 2013 के चुनाव का। 2018 में अलग स्थिति थी, 2013 में अलग
समीकरण बने थे और नेताओं का देखिए जिसको उनके जो उनकी उम्मीद होती है, अगर उसकी उम्मीद के विपरीत उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है संगठन या जो आला कमान है, तो वहां पर नाराजगी स्वाभाविक है, हताश होना स्वाभाविक है। और अगर आप गुटबाजी की बात कर रहे हैं, मैं बड़े विश्वास से बोलूंगा, गुटबाजी के लिए कांग्रेस जानी जाती है। अलग अलग धड़े बन जाते हैं चुनाव से पहले। आप राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, 3 पावर सेंटर थे, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया। कोई ना कोई तो कारण था ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने अपना अहम योगदान दिया था कांग्रेस पार्टी के लिए, और कई जो कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज करी थी उसके पीछे दिन रात की मेहनत थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की। तो लेकिन जब वो हताश हुए, दूसरी तरफ रुक करके भाजपा में शामिल हो गए, तो ये राजनीति में ये अक्सर देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप वर्तमान की स्थिति की बात कर रहे हैं कि जो अलग अलग ये पावर सेंटर्स बने हुए हैं, बड़े बन गए हैं, गुट बन गए हैं, येदुरप्पन साहब का, बुम्बई साहब का, तो ये देखिए ये अभी काफी कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूँ राजनीति की, अभी स्थिति को संभाल लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2024 का बड़ा वाला चुनाव है और यहाँ पर कोई भी चुनाव को भाजपा हल्के में नहीं लेती। और देखिए शीर्ष नेतृत्व पे बहुत कुछ निर्भर करता है, लीडर हैज टू लीड बाय एन एग्जांपल। और अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें जो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, तो वो हर एक चुनाव में अपनी बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। रैलियों में जाते हैं, वहां की आवाम को संबोधित करते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, तो उनके समक्ष जाकर उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये एक अपेक्षा की जाती नेताओं से। और जब आपका खुद सबसे वरिष्ठ नेता चुनावी मैदान में उतर जाता है और पूरे दमखम से जनता के बीच जाकर उनको विश्वास दिलाता है, तो ये उम्मीद लगाएंगे हम लोग कि स्थिति को, ये जो गुट बन रहे हैं या ये जो अलग अलग धड़े बने हुए हैं, तो ये जब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तो ये स्थिति संभल जाएगी। इसीलिए अभी भले ही ऑल इज नॉट वेल वाली स्थिति होगी, लेकिन ऑल विल बी वेल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे। लेकिन विपिन शर्मा जी, आप कह रहे हैं बड़े नेता जैसे ही चुनाव में उतरेंगे समीकरण बदल जाएगा बीजेपी का। आप पीएम मोदी की तरफ इशारा कर रहे हैं, या फिर यूं कहे कि अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ जो इनके चेहरे हैं चुनाव के, उनकी बातें कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी बहुत पहले कर्नाटक के चुनाव में उतर गए हैं। 20 दिन उनकी यात्रा जो है भारत जोड़ो यात्रा 7 लोकसभा सीटों से गुजरी और 20 दिन कर्नाटक में राहुल गांधी ने गुजारा। अभी हाल ही में एक सभा में वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे कि कर्नाटक में युवाओं का ख्याल नहीं रखा गया। कर्नाटक के युवा जो बेरोजगार है, बेरोजगारी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया। तो कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी तो आज के 6 महीने पहले से ही शुरू कर चुके हैं ये हालात। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सेकंड पार्टी भी रही है 2018 के चुनाव में कांग्रेस, तो बीजेपी की रास्ते जो है वो मुश्किल हो सकते हैं? नहीं, देखिए एक बड़ी चुनौती जो है कांग्रेस की तरफ से पेश की जा चुकी है, कह सकते हैं। पहले से ही राहुल गांधी लगातार कर्नाटक में इतने दिनों का जो उनका काफिला चला, उसका भी असर देखने को मिलेगा। और खुद कर्नाटक से के हाँ देखिए, कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक दल जी जब मेहनत करता है जी, दौड़ धूप करता है, परिश्रम करता है जी, तो नतीजे आते हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी जी, कि अगर हम माननीय प्रधानमंत्री की बात करें, नरेंद्र मोदी की, तो जब वो चुनावी मैदान में जाते हैं जी, तो वो अलग माहौल बन जाता है और जनता के साथ जो उनका कनेक्ट है, ये किसी से छुपा नहीं है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं जी, और पाछा पलटने में देर नहीं लगती, जी, मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, 21वीं सदी के सबसे बड़े जिन्हें वर्तमान का चाणक्य कहा जाता है हिंदुस्तान की राजनीति का, वो अमित शाह है। तो वहां पर ये जो आपने जो प्रश्न पूछा था कि इस समय जो अलग अलग गुट बने हुए हैं भाजपा में, तो क्या या इस सब चीजों पर नियंत्रण पा लिया जाएगा? निश्चित बात है, महारत हासिल है भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को। और यहाँ पर यही उम्मीद है कि अभी जैसे जैसे
समय बीतेगा, चुनाव नजदीक आएंगे, तो यहाँ पर सबको मना लिया जाएगा जी और जो गिले शिकवे हैं उनको दूर कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, ये भली भांति भाजपा ने इस बात का संज्ञान ले रखा है कि अगर उनके विपक्ष जो चुनावी मैदान में सामने है, कांग्रेस से जेडीएस, अगर वो अपनी तैयारी पहले से कर रहे हैं, तो वहां पर उन्हें पता है कि जो मैदान पीछे छूट गया है तो उसको कैसे अभी पूरा करना है, कैसे जनता के बीच जाना है, दिन को दिन नहीं समझना, रात को रात नहीं समझना, और लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का निवारण भी करना है। और साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि जो काम अधूरे रह गए हैं उनको अंजाम तक ले जाना है। ये सारी बातें हैं, क्योंकि देखिए एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। महज बोलने से काम नहीं चलता, यहाँ पर जनता को जमीनी स्तर पर विकास दिखना चाहिए। जो वायदे करे गए थे, क्योंकि बेशुमार मुद्दे हैं जी और यहाँ पर ये आप समझने की बॉर्डर डिस्प्यूट अलग है, वहां पर महाराष्ट्र के साथ, ठीक है विपिन शर्मा जी, समय की कमी की वजह से इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ रहा है। बहुत 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 धन्यवाद विपिन शर्मा जी आर्या न्यूज से जुड़ने के लिए। तो 13 मई को कर्नाटक में इलेक्शन की जो डेट है वो फिक्स हो गई है। 13 मई को चुनाव होंगे, 10 मई को चुनाव होंगे और 13 मई को वहां पर रिजल्ट आएगा। और कर्नाटक में चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं। इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी से नेता जो हैं वो आदित्य त्रिपाठी से हमारा कनेक्शन कट गया है, लेकिन जल्द ही उनसे एक बार फिर वापस जुड़ेंगे। अब 10 मई को चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक में इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस तारीख का ऐलान कर दिया गया है। एक ही चरण में कर्नाटक में चुनाव होगा। 13 मई को रिजल्ट आएंगे। आपको बता दें कि 25 मई को विधानसभा का कार्यकाल जो है पूरा हो जाएगा। और अब सियासत जो है कर्नाटक में बदल चुकी है। चुनावी जंग जो है अब शुरू होगी सभी पार्टियों के बीच में। हालांकि बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस तीनों की तरफ से पहले से ही चुनावी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 20 दिन कर्नाटक में रुकती है, राहुल गांधी बार बार जनसभाएं करते हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार कर्नाटक के दौरे पर जाते हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। और एक बार फिर हमारे साथ कांग्रेस नेता आदित्य त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कर्नाटक में चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, 10 मई से इलेक्शन होने वाले हैं। कांग्रेस की रणनीति क्या है कर्नाटक चुनाव को लेकर? देखिए, पिछली बार भी जब इलेक्शन हुए थे तो जनता ने जो मैंडेट दिया था वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं दिया था जी। और जिस तरह से मैंडेट को छीनकर विधायकों को खरीदकर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल की, इस बार जनता ने वहां पे राहुल जी की यात्रा रही हो जी। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी कि कर्नाटका बीजेपी स्टेट है, उसमें पहुंचने के बाद जी यात्रा फ्लॉप होगी और वहां के लोगों ने भरपूर प्यार दिया और कहीं भी ऐसा नहीं रहा कि जहां पे संख्या लोगों की कम हुई हो, लोगों का प्यार कांग्रेस के प्रति कम रहा हो। इस तरह से जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार लड़ते आ रही है। और अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक किस तरह से भ्रष्टाचार में पकड़े गए। तो जो आज कर्नाटका की भ्रष्ट सरकार जी, ये सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी और कांग्रेस निश्चित तौर पे इस बार डीके शिव कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में और पूर्व मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वहां सत्ता हासिल करेगी। जी आदित्य त्रिपाठी जी, लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना है कि वो एक बार फिर कर्नाटक का किला जो है वो फतह करेंगे और उनका कहना है कि विकास के काम जो किए हैं उसी के दम पर वो जीत हासिल करेंगे वहां पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर वोट अगर मांगती तो उनको हिंदू मुस्लिम हिजाब ये सब मुद्दे लाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसको भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, जिसको वहां की जनता समझ चुकी है अच्छे से, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना तरीका है। और जिस तरह से आपने देखा वहां के 2 MLC ने ज्वाइन किया कांग्रेस, अभी लिंगायत लीडर ने वहां पे कांग्रेस ज्वाइन किया बीजेपी के, तो लगातार लोग वहां पर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और एक हवा दिखाई दे रही है जो कि कांग्रेस पक्ष में है। जी
आदित्य त्रिपाठी जी, कर्नाटक में हिंदुत्व भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप को हिंदुत्व के मामले में एकाधिकार मानती है हिंदुओं पर। तो इस मुद्दे को आपकी पार्टी किस तरीके से निपटेगी? देखिए, जो इस क्योंकि- देश के अहम मुद्दे हैं जी वो महंगाई है, बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा है, भ्रष्टाचार है। और जब महंगाई बढ़ती है तो चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सबके ऊपर उसका असर पड़ता है। जी वो महंगाई जब बढ़ती है तो वो मध्यम वर्गीय से लेके गरीब सबके ऊपर असर पड़ता है। जी बेरोजगारी आदित्य आती है त्रिपाठी तो जी, हिंदू आदित्य मुस्लिम को त्रिपाठी देख के जी, नहीं समय आता। की कमी की वजह से इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी राय आर्या न्यूज पर रखने के लिए। तो मेरे साथ ब्यूरो रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।